नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 जून 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, हमारी करंट अफेयर की सीरीज को आज 3 महीने पूरे हो चुके हैं। हमने 30 मार्च से इसको शुरू किया था। हमारे वीडियो के आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर की जाने वाले स्टैटिक फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जिन भी साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। पहले बात करते हैं वीडियो के की ट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मेक इन इंडिया प्रोग्राम तथा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जैसी संस्थाओं का जिक्र आया है, जिसे मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप वीडियो की स्लाइड्स को ध्यान से पढ़ सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता का एक और दौर आज आयोजित करेंगे। इस बैठक में सेंसिटिव एरियाज में सेनाओं के उलझाव को दूर करने के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता के इस तीसरे दौर के बारे में सूत्रों ने बताया है कि ये चुशूल सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय क्षेत्र में होगी और इसके सुबह 10:30 बजे शुरू होने की संभावना है। जो इंडियन डेलीगेशन है उसका नेतृत्व जो 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह करेंगे, जबकि तिब्बत मिलिट्री जिले के कमांडर द्वारा चीनी पक्ष का नेतृत्व करने की संभावना है। इससे पहले हुई 2 बैठकें मोल्दो में एलएसी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस पर चीन की तरफ वाले इलाके में हुई थी। 22 जून को हुई दूसरी बैठक में दोनों पक्षों के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में संघर्ष के सभी स्थानों में सेनाओं का उलझाव दूर करने के बारे में आम राय बनी थी। इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच 6 जून को हुई लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की पहली दौर की वार्ता में हुए समझौते को लागू करने के बारे में भी विचार विमर्श होने की संभावना है। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल कहा कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसके बजट में 4 गुना वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में भाषा और संस्कृति के संरक्षण को प्राथमिकता देने के लिए लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम में संशोधन किया गया है। श्री पुरी ने लद्दाख के लोगों के साथ वर्चुअल जनसंवाद रैली में ये बात कही। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लद्दाख तेजी से आर्थिक विकास के लक्ष्य हासिल करेगा और कोविड-19 सहित सभी चुनौतियों से बाहर निकलेगा। उन्होंने कहा कि लेह और लद्दाख को बहुत जल्द स्मार्ट क्षेत्रों में बदला जाएगा। क्षेत्र में दूरसंचार संपर्क के लिए 54 टावर लगाने की मंजूरी दी गई है। श्री पुरी ने कहा कि क्षेत्र में चलाए जा रहे सभी कार्यों का जायजा लेने के लिए वे जल्द ही लद्दाख का दौरा करेंगे। नेक्स्ट खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल भारतीय समुद्री इलाके और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बिजली परियोजनाओं और अनुसंधान, सर्वेक्षण, अन्वेषण और उपयोग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी जारी करने में के मकसद से एक नया वेब पोर्टल शुरू किया। इससे आवेदक ऑनलाइन प्रस्ताव भेजकर बिजली तथा अन्य परियोजनाओं के बारे में रक्षा मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी एनओसी प्राप्त कर सकेंगे। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ऑनलाइन प्रणाली से प्रस्तावों को कारगर, पारदर्शी तरीके और शीघ्रता से निपटाया जा सकेगा। मंत्रालय ने इससे पहले हवाई सर्वेक्षण का एनओसी प्राप्त करने के लिए इसी तरह का पोर्टल शुरू किया था। मंत्रालय ने कहा है कि वह रक्षा प्रतिष्ठानों के आसपास के इलाकों में बिजली, उसकी परियोजनाएं लगाने और अनुसंधान, सर्वेक्षण, खोज जैसी गतिविधियों के लिए विभिन्न मंत्रालयों के आवेदनों के सिलसिले में सुरक्षा संबंधी एनओसी पत्र जारी करता है। आवेदकों की सुविधा और प्रमाण पत्र जारी करने में ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने इस ऑनलाइन आवेदन पोर्टल का विकास किया है। इसे बनाने में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और इंफॉर्मेटिक्स संस्थान तथा नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की मदद ली गई है। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद यशो नायक, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और सैन्य मामलों के विभाग के सचिव जनरल विपिन रावत, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और हमारे डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार सहित मंत्रालय के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कल सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उपक्रमों को संगठित क्षेत्र में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ किया। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। श्रीमती बादल ने इस अवसर पर कहा कि इस केंद्र प्रायोजित योजना से 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 9 लाख कुशल तथा अर्धकुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा। श्रीमती बादल ने सभी राज्यों और निवेशकों से अपील की है कि मौजूदा चुनौतियों के देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अवसरों में बदला जाए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा
कि शुरू से ही देश के कोने कोने तक आवश्यक वस्तुएं, खासतौर से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में के सरकार के प्रयास के कारण नेशन वाइड लॉकडाउन सफल रहा है। श्री बादल ने बैठक में शामिल सभी लोगों से आत्मनिर्भर बनने और स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करने के प्रधानमंत्री के अनुरोध का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि पारंपरिक देशों की तुलना में नए देश भारत से खाद्य वस्तु के आयात पर विचार कर रहे हैं, इसलिए जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसे पूरी क्षमता हासिल करने के लिए कार्य करना चाहिए। श्री बादल ने श्रीमती ने निवेशकों को सलाह दी कि संभावित अवसर के रूप में रेडी टू ईट उत्पादों पर विचार किया जाए। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण दुनिया में एनर्जी इंडस्ट्री, विशेषकर तेल और गैस इंडस्ट्री एक विचित्र स्थिति के अंदर गुजर रही है। कच्चे तेल के दाम नीचे जाकर थोड़ा ऊपर आने लगे हैं और विश्व भर में एक अस्वाभाविक परिस्थिति बनी हुई है। श्री प्रधान ने कहा कि तेल की कीमतों का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है, लेकिन उनका अनुमान है कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें स्थिर होंगी, भारतीय बाजारों में इसकी कीमतों में स्थिरता आ जाएगी। श्री प्रधान कल पंजाब में मंडी गोविंदगढ़ की दस्ते की परत चढ़े गैल्वेनाइज्ड इस्पात के कारखाने का उद्घाटन कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस्पात, खासकर गैल्वेनाइज्ड इस्पात, बड़ा मजबूत और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और किफायती पदार्थ है। उन्होंने कहा कि आज जब हम बुनियादी ढांचा क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विस्तार कर रहे हैं तो गैल्वेनाइज्ड स्टील की मांग बढ़ना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि इस कारखाने के निर्माण से उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट खबर है, भूटान सरकार ने खोलोंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड के बीच कल भूटान की राजधानी थिम्पू में 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भूटान के विदेश मंत्री डॉक्टर तंडी दोरजी जो हैं वो वर्चुअल रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर जयशंकर ने इस समझौते के लिए दोनों पक्षों को बधाई दी। 600 मेगावाट की ये परियोजना पूर्वी भूटान के त्रासियांग से जिले के खोलोंगचू नदी पर की धारा पर होगी। इस योजना को खोलोंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड संचालित करेगी, जो भूटान के द्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन और भारत के सतलुज नदी विद्युत निगम लिमिटेड के बीच बनी एक ज्वाइंट उपक्रम कंपनी है। इस परियोजना के 2025 के उत्तरार्ध तक पूरी होने की संभावना है। भारत और भूटान के प्रधानमंत्री ने पिछले साल अगस्त में 720 मेगावाट मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया था। गौरतलब है कि जल विद्युत क्षेत्र जो है वो भारत और भूटान के बीच में सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र है। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में 3,21,723 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 12,010 रोगी ठीक हुए और अब तक स्वस्थ होने की जो दर है हमारे यहाँ वो 58.67% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 19,459 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। अब तक देश में कोविड मरीजों की संख्या जो है वो 5,48,318 हो गई है। एक दिन में 380 लोगों की डेथ होने के बाद मृतकों की संख्या जो है वो 16,475 हो गई है और इस समय देश में कुल 2,10,120 मरीजों का इलाज चल रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा कि पिछले 24 घंटों में देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 1,70,560 नमूनों की जांच की गई और अब तक टोटल 83,98,362 नमूनों की जांच की जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं। नेशन वाइड लॉकडाउन को फेज्ड मैनर में 3 दौर में खत्म करने का जो पहला चरण था उसका आखिरी दिन आज। इसको अनलॉक 1 बोल सकते हैं या लॉकडाउन का 5वां चरण इस महीने की पहली तारीख से शुरू हुआ था। इसमें देश भर में ज्यादातर गतिविधियां जो थी उनको फिर से शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। सरकार ने राज्यों के बीच और एक ही राज्य के भीतर माल और यात्रियों के निर्बाध आवागमन की भी मंजूरी दे दी थी, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है उनमें लॉकडाउन संबंधी पाबंदियां भी जारी हैं। अनलॉक 1 के तहत इस महीने की 8 तारीख से धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, होटल और कार्यालयों को पुनः खोलने की अनुमति दी गई थी, जो लॉकडाउन की वजह से बंद कर दिए गए थे। इनके परिचालन की अनुमति कुछ शर्तों के साथ केवल नॉन कंटेनमेंट जोन में ही दी गई थी और इन्हें केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई जो गाइडलाइंस थी उनको पूर्णतः पालन करने का निर्देश दिया गया था ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महीने की 16 और 17 तारीख को बातें की थी और लॉकडाउन के बाद श्री मोदी की छठी बैठक थी। 24 मार्च से देश में लॉकडाउन लागू किया गया था और केवल जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियों पर रोक थी, लेकिन बाद में जो प्रतिबंध थे उनमें ढील दे दी गई थी। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाने की घोषणा की है। वर्तमान लॉकडाउन जो था वो आज खत्म हो रहा है। यहाँ के चीफ सेक्रेटरी अजय मेहता ने अपने आदेश में कहा है कि फेस कवर और मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग,
प्रतिबंधित समारोहों और अन्य उपायों को जारी रखना होगा। राज्य सरकार ने यह भी सलाह दी है कि जहां तक संभव हो घर से काम किया जाए। इस आदेश में कहा गया कि निजी कार्यालय जो है वो कर्मचारियों की कुल संख्या का 10% या 10 लोगों इसमें से जो भी ज्यादा है उसके साथ काम कर सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल नागपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य है जो कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। प्रोजेक्ट प्लेटिमा, इसके तहत महाराष्ट्र के 23 मेडिकल कॉलेजों में प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा कल से शुरू हुई है। चिकित्सा प्रणाली में संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति के रक्त में होने वाले प्लाज्मा नामक घटक को इंजेक्शन के द्वारा पीड़ित रोगी में छोड़ा जाता है। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होते हैं जो संक्रमण से लड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा नागपुर में चिकित्सा प्रणाली के प्रमुख केंद्र का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस 7 अप्रैल से में राज्य में एक कोरोना बाधित मरीज पर पहली प्रयोगात्मक प्लाज्मा थेरेपी की गई थी। इसके पॉजिटिव परिणाम को प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार ने इसके अधिक परीक्षण के लिए केंद्र से अनुमति मांगी थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोरोना इन्फेक्शन से उबर चुके लोगों को आगे आकर अन्य रोगियों के इलाज के लिए अपना प्लाज्मा दान करने की अपील की। उन्होंने महाराष्ट्र के सभी रोगियों के लिए यह चिकित्सा पूरी तरह से निःशुल्क होने की बात कही। नेक्स्ट खबर है, हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कहा कि कोविड-19 के लिए जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है उसके एक्सपोर्ट की अनुमति दी गई है। अब देश से हर महीने 50 लाख पीपीई किट जो है उनको एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। श्री गोयल ने ट्वीट पर कहा कि मेक इन इंडिया उत्पादों के निर्यात से इसको प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट खबर है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पुणे की CSIR नेशनल केमिकल लैबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने पोर्टेबल ऑक्सीजन यूनिट तैयार किए हैं। इस ऑक्सीजन यूनिट को घरों, अस्पतालों और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग में लाया जा सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस यूनिट की महत्वपूर्ण खूबी यह है कि इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती। ये कोविड-19 महामारी की स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट खबर है, जो हमारी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है उसने किसानों को उनके घर के पास ही मिट्टी के नमूनों के निःशुल्क परीक्षण के लिए 5 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब जो है उनकी शुरुआत की है। इनसे देश में मिट्टी के परीक्षण की सुविधाओं का विकास होगा और किसानों को उर्वरकों के उपयोग की प्रेरणा मिलेगी। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक VN दत्त ने कल नोएडा में कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय से पहली मोबाइल प्रयोगशाला को झंडी दिखाकर रवाना किया। नेक्स्ट खबर है, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल कहा कि भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान गगनयान के प्रक्षेपण पर कोविड-19 महामारी का कोई असर नहीं होगा। गगनयान जो है वो हमारा फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है जो दिसंबर में शायद लॉन्च होने की संभावना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 की वजह से 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का रूस में जो ट्रेनिंग होनी थी उसके पोस्टपोन होने के बावजूद अभियान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट खबर की ओर। सरकार ने कल देर रात 59 मोबाइल ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया जिनमें से अधिकांश चीनी मूल की हैं। इनमें टिकटॉक, शेयरिट, एमआई वीडियो कॉल, क्लब फैक्ट्री, जेंडर ऐप, डीयू रिकॉर्डर तथा कैम स्कैनर जैसी ऐप शामिल हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69A और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए कदम उठाया है। दोस्तों, ये थी आज की खबरें। बात करते हैं स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 30 जून है। 30 जून 1894 को लंदन का टावर ब्रिज लोगों के लिए खोला गया था। 30 जून 1908 को एक बहुत बड़े आग के गोले, इसने रूस की स्टोनी टुंगुस्का रिवर के निकट लगभग 80 मिलियन पेड़ों को तबाह कर दिया था। माना जाता कि यह घटना किसी बड़े मीटेरोइड या कॉमेट के हवा में जलने की वजह से हुई थी। इस घटना के चलते साल 2016 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने के 71st जो सेशन था उसमें 30 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे के रूप में मनाने को अनुमोदित किया गया था। तो 30 जून को हम इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाते हैं जो इसी को कमेमोरेट करता है। 30 जून 1914 को साउथ अफ्रीका में भारतीयों के हितों की आवाज उठाने के लिए महात्मा गांधी पहली बार गिरफ्तार हुए थे। 30 जून 1925 को चार्ल्स जेंकिंस को वायरलेस नेटवर्क पर पिक्चर्स ट्रांसमिट करने के लिए अमेरिकी पेटेंट प्राप्त हुआ। 30 जून 1937 को लंदन में वर्ल्ड की पहली इमरजेंसी कॉल टेलीफोन सर्विसेज की शुरुआत हुई। इसके लिए 999 नंबर था, उसको निर्धारित किया गया। 30 जून 1960 को जायरे, इसको बेल्जियम से स्वतंत्रता मिली। 30 जून 1963 को रोमन कैथोलिक चर्च के 262वें पोप पॉल VI को इनका क्राउनिंग हुई, इनको ताजपोशी हुई।
30 जून 1966 को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की राजधानी का नाम लियोपोल्डविले से बदलकर किन्शासा किया गया। इसके अलावा 30 जून 1972 को कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, जिसको यूटीसी बोलते हैं, उसमें पहली बार एक लीप सेकंड जोड़ी गई। अर्थ की रोटेशन में धीमापन आने के चलते एक बैलेंस स्थापित करने के लिए इस लीप सेकंड को जोड़ा जाता है। इसके बाद 1981, 82, 83 और 1985 में भी ऐसा ही किया गया। 30 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म मनाया जाता है। इसे लेकर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने साल 2018 में एक प्रस्ताव पारित किया था। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टडी फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।